आज के लेक्चर के अंतर्गत मित्रों हम कर प्रणाली के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। इसके पिछले का जो लेक्चर मैंने आपको बताया था उसमें हमने राजकोषीय नीति के संदर्भ में समझा था। इसके अंतर्गत मैंने जो भारत के खाते हैं उनके विषय में बताया था, जो जैसे कि राजस्व खाता है, पूंजीगत खाता है, बजटीय खाता है। इस संदर्भ में डिटेल से समझा था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत जो राजस्व खाता है, तो राजस्व खाता के अंतर्गत जो राजस्व जुटाया जाता है उसके तहत कौन कौन सी व्यवस्थाएं आती हैं। जैसे कर प्रणाली सिस्टम आता है। ओके, तो कर प्रणाली सिस्टम के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कर होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। तो इन करों को कौन लगाता है, कैसे लगाते हैं और इनको किन किन आधार के बेस पर इनको अलग अलग प्रकार से इनको समझा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर अपन कोई भी देश है, अगर कोई भी देश है अपनी आर्थिक व्यवस्था को चलाना चाहता है, अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना चाहता है, तो इससे क्या होगा कि वो देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, तो उन लोगों पर, चाहे वो निजी निजी व्यक्ति हों या कोई निजी कंपनियां हों या सार्वजनिक कंपनियां हों, तो इन कंपनियों पे या व्यक्तियों पे क्या लगता है, वो टैक्स लगता है, राइट। तो इन टैक्स के माध्यम से जो भी राजस्व आता है, उस राजस्व के अंतर्गत जो भी उसमें इनपुट डाला जाता है, अर्थात उसको हम बोलते हैं राजस्व। ओके, तो वही कहलाता है राजस्व आय। ठीक, क्या कहलाता है? राजस्व आय। तो राजस्व आय के जो स्रोत हैं वो अलग अलग माध्यम के द्वारा उनको क्या किए जाते हैं, उगाही किए जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि जो कर प्रणाली सिस्टम है भारत का, वो किस प्रकार का है। ठीक है, कर प्रणाली सिस्टम के अंतर्गत आप जानते हो कि कर प्रणाली जो है, आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप जानते हो कि अगर किसी प्रकार की राजकोषीय घाटा होता है, ओके, राजकोषीय घाटा होता है, तो इससे क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि इसको पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं वो ऐसे टूल्स अपना लेती है जिसके अंतर्गत कर की जो अपवंचना है उसको भी क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। कर अपवंचना मतलब होता है कि जैसे कर की चोरी भी होती है, उसको भी कम किया जाए। तो इससे क्या है कि वो क्या करती है, अलग अलग तो व्यवस्थाएं करती है, साथ ही साथ उस राजकोषीय घाटा पूर्ति के लिए वो टैक्स में वृद्धि भी कर सकती है। ओके, तो टैक्स में वृद्धि जैसे करती है, तो आप जानते हो कि कर के ऊपर भी एक उपकर लगता है, राइट। कर के ऊपर भी उपकर लगता है, तो वो ये देखती है कि हाँ, अगर मुझे कोई इमरजेंसी व्यवस्था को संचालित करना है या मुझे किसी प्रकार की व्यवस्था को रेगुलेट करना है, परियोजना को स्थापित करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, राजकोषीय में अगर उसको घाटा है तो वो क्या करेगी, टैक्स में वृद्धि करेगी, तो उससे क्या है, वो उपकर को प्राप्त कर लेगी। अब बात ये आती है कि हमारे देश की अगर कर व्यवस्था देखी जाए, तो कर व्यवस्था के अंतर्गत आप जानते हो एक तो है कर सिस्टम, राइट। पहली तो कर सिस्टम की व्यवस्था है। दूसरी बात है उपकर। ओके, क्या है दूसरी बात? उपकर। तो उपकर भी देखने को मिलता है, और फिर अधिभार को भी आपने पढ़ा होगा, अधिभार क्या होता है, तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात जो कराधान है, राइट, तीनों क्या है, कराधान है। तो इस कराधान के अंतर्गत जो कर हैं और उपकर हैं या जो अधिभार हैं, ये किन किन बेसिस कंडीशनों पर लागू किए जाते हैं, तो यही हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ की जो कर व्यवस्था है, हमारे यहाँ की, एक मिनट, चलो। तो हमारे यहाँ की जो कर व्यवस्था है, जैसे की भारत की कर प्रणाली सिस्टम, भारत की कर प्रणाली व्यवस्था। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिएगा क्या होता है कि हमारे देश के जो ये संसाधन हैं, इन संसाधनों का क्या करते हैं, लोग उपयोग करते हैं। तो सरकार चाहती है कि लोग हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो सरकार क्या करती है, उन पर टैक्स लगाती है। ओके, तो उन पर जो टैक्स लगाती है वही कहलाती है कर। वह क्या कहलाते हैं, कर। कर का मतलब यही होता है कि किसी विशेष, किसी इकाई पर लगने वाला जो भी उन पे आय का जो स्रोत होता है, उन पर लगने वाला एक कर होता है, या हम कह सकते हैं लाभांश पर लगने वाला कर। अर्थात अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अगर उनकी इनकम आय ज़्यादा से ज़्यादा है, तो वो सरकार क्या करती है कि उसके लाभांश पर क्या लगा देती है, कर लगा देती है। ओके, क्या लगाती है, कर लगाती है। वही एक्चुअली में कहलाता है कर, राइट, वही कहलाता है कर। और यही कर जब
सरकार के खाते में जाता है, केंद्र के खाते में जाता है, तो वही कहलाता है क्या, राजस्व आय। ठीक है, तो यही राजस्व आय होती है और कुछ नहीं है। तो कर के अंतर्गत आपको मैंने बताएंगे, जैसे कि आपने प्रत्यक्ष कर सुना हो, अप्रत्यक्ष कर सुना हो, राइट। तो प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, इनको हम आगे डिटेल से समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक एक चीज में इन 3 पॉइंट को समझ लो कि कर क्या होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया है, किसी विशेष लाभांश या इकाई पर व्यक्ति की जो स्रोत आय होती है उस पे उसके लाभांश पर लगने वाला कर एक प्रकार का कर कहलाता है। ओके, सेस। अब दूसरा नंबर आता है सेस का, उपकर का। ठीक है, तो उपकर क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, यानी कर पर लगने वाला कर, कर पर लगने वाला कर अर्थात जैसे आप जानते हो कि किसी ने 100 रुपये कमाए, ठीक है, इस 100 रुपये पर 10% का कर लगा दिया गवर्नमेंट ने, और कर लगा दिया तो अर्थात इसने 100 रुपये कमाए थे। अब 100 रुपये में से इस व्यक्ति को कितने मिले, 90 रुपये, अर्थात 100 जो 10 रुपये हैं वो किस पे चले गए, गवर्नमेंट पे, राइट। अब गवर्नमेंट पे तो 10% यानी कि 10 रुपया तो सरकार ने ले लिए। अब सरकार क्या करती है कि कर के ऊपर उपकर लगा देती है, राइट, कर के ऊपर उपकर भी लगाती है, तो 10% का वो 10% फिर से लगाएगी। ठीक है, कर के ऊपर उपकर लगाती है 10%, टोटल पे नहीं लगाती है, ये याद रखना। मतलब ऐसा होता है कि जैसे 100 रुपये है तो 100 रुपये वो कर लगा देती है, तो यहाँ पर 10% लगा दिया, तो यही 10% यहाँ पर 10 रुपये हो गया। ओके, 10 रुपये हो गया। अब क्या करती है, इसी कर के ऊपर एक और कर लगा देती है, तो वो भी 10% ही, मतलब इस इकाई के समान ही रहता है, तो वो भी 10% लग गया। वैसे तो इसका मूल्य टोटल देखा जाए ना इसके, तो लगभग में 0 मतलब कह सकते हैं 5% होता है, 0.5% होता है। लेकिन आप जानते हो कर के ऊपर अगर उपकर है ना, तो वही परसेंटेज लगता है समान। तो टोटल पे तो इतना हो गया ना, टोटल पे देखो इतना है, देखो अब ये 100 का 10% है, राइट। अब इस 100 का अगर इसका निकाला जाए तो ये 0.5% हो जाएगा, जबकि 10 पे 10% के 10% ये क्या है, ये 100% के वैल्यू बराबर होती है। तो इसका 10% अगर आप करोगे ना, तो एक्चुअली में ये 1 रुपये हो जाएगा, इसका ये 100% इसका 1 रुपये हो जाएगा। और ये 1 रुपये जो है ना, ये 100 का आप इस प्रकार से समझ लो 1% के बराबर है, राइट। तो हम यहाँ पे 0.5% ले लिए हैं, एक्चुअली में इतना ही होता है। ये 1 रुपये आपको एक अनुमानित आंकड़ों के आधार पर आप समझ सकते हो। इस प्रकार से जो कर के ऊपर उपकर लगता है तो वो 0.5% के ही करीब होता है। तो इस प्रकार से जैसे कि 100 रुपये ये हो गए, 100 रुपये पे 10 रुपये ये हो गए, और एक उपकर का हो गया, तो 11 रुपये गवर्नमेंट लगा देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वैसे एक साथ नहीं लगाती है, अगर गवर्नमेंट को इच्छित है कि गवर्नमेंट को लगाना चाहिए किसी परियोजना को स्थापित करने के लिए, हाँ, तो वो लगा देती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उपकर आपको समझ में आ गया, कर के ऊपर लगने वाला कर, कर के ऊपर लगने वाला कर ही क्या कहलाता है, उपकर कहलाता है। और ये एक्चुअली में जैसे कि 100 रुपये पे अगर 10% कर लगा है, तो इसी 10% पे 10% उपकर लग जाता है, अर्थात इसका आप 0.5% में मान सकते हैं। वैसे तो 1% होगा, वैसे 0.5% मान के चलते हैं, तो इस प्रकार से 1 रुपये के बराबर होगा। यानी कि ये 10 रुपये ये लगेगा, 1 रुपये उपकर का लगेगा, तो टोटली 11 रुपये हो जाता है। ठीक है, तीसरा आता है अधिभार। तो अधिभार आप जानते हो, ये किसी विशेष कंडीशन या किसी विशेष परिस्थिति के आधार पर ही लगाया जाता है। यानी कि किसी प्रकार से जैसे प्राकृतिक घटना घट गई, ठीक है, प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, सुनामी, इस प्रकार की कोई मानसून, प्राकृतिक मानसून आ जाता है, या कोई ऐसा प्राकृतिक घटनाएं आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं जैविक घटनाएं भी आपने सुनी हो, जैसे कोविड-19 है, ऐसी कुछ बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इन घटनाओं से क्या होता है, भले ही इनमें मानवीय हस्तक्षेप क्यों ना हो, लेकिन वो एक अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, वैसे प्रत्यक्ष प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत ही हम सम्मिलित कर लेंगे। तो प्राकृतिक घटनाएं में आप जानते हो कि जब किसी प्रकार की स्थितियां बनती हैं, तो सरकार क्या करती है कि सरकार के पास तो अनुमानित डाटा या राजस्व है वो तो रहता ही है। अब प्राकृतिक घटनाएं अनौचित्यपूर्ण आ गई हैं, तो अब उनको कैसे उसके समाधान के लिए सरकार क्या करे, आप बताओ। तो वो सरकार अपने पैसे जो उसकी राजस्व की उगाही है उसमें से खर्च करने से वो बचती है, और वो सोचती है कि भाई कोई ऐसा कर लगाया जाए ताकि हम जनता से ले करके थोड़ा उनका भला किया जाए, जो कहीं ना कहीं किसी भी प्राकृतिक घटनाओं से ग्रस्त हो गए हैं, तो उन समस्याओं से जो गुजर गए हैं उसके लिए वो क्या करेगी, अधिभार को क्या करेगी, वो लागू करेगी। और इससे क्या है कि जो भी लोग इस चीज़ से वंचित हो गए हैं, प्राकृतिक घटनाओं से तहस नहस हो गए हैं,
क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उनकी भरपाई कैसे करे, तो इसके लिए वो अधिभार लगाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही चीजें हैं कि अधिभार एक विशेष परिस्थिति या किसी प्राकृतिक कंडीशन के बेस के आधार पर ही अधिभार को लगाया जाता है, अन्यथा कर उपकर ही लागू होते हैं। उपकर भी किसी वैसी जटिल समस्या पे ही लगता है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदाओं के आधार पे नहीं होता है, बस इतना समझ लो। चलो, तो उम्मीद करते हैं ये अधिभार, कर है, उपकर है, अधिभार है, तीनों समझ में आ गए होंगे। बेसिक कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मली है, इसको समझ में आना चाहिए प्रत्येक एस्पिरेंट को, राइट। चलो, अब बात आते हैं कि कर प्रणाली के जो भी टाइप होते हैं, यानी कर प्रणाली के प्रकार होते हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, अगर हम कर प्रणाली को अगर बेसिक से समझते हैं ना, तो इसकी हम जड़ को पहले पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, जड़ को पहले हम इसको पकड़ेंगे, हम सीधे कर को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप जानते हो कि कर प्रणाली के प्रकार के जो टाइप ऑफ जो अपना जो टैक्स सिस्टम है, तो इसके अंतर्गत आप जानते हो कि हमारे देश की बात कर लो या विदेश की बात कर लो, ठीक है, अन्य देशों की बात कर लो, तो हर देश में अपना अपना एक टैक्स सिस्टम होता है। लेकिन वो टैक्स सिस्टम जो होता है वो सभी का एक समान नहीं होता है, हर देश का अपना अपना टैक्स सिस्टम है। लेकिन आप जानते हो कर प्रणाली के जो आधार हैं वो हर देश में इन तीनों के आधार पर ही डिसाइड किए जाते हैं, समझ रहे हो। चाहे कोई देश हो, अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी देश हो, ठीक है, अगर वो अपने यहाँ पर टैक्स व्यवस्था रखता है, ठीक है, अपने यहाँ पर राजस्व व्यवस्था रखता है, तो राजस्व की तो रखेगा, देश कैसे चलेगा, तो वो तो रखता ही है। तो फिर उस रखने के लिए आप जानते हो इन तीन जो कर प्रणाली के प्रकार है, तीन टाइप है, इनमें से एक न एक वो टाइप को अपनाएगा, ये अवश्य है, समझ रहे हो। तो अब बात ये आती है कि कर प्रणाली के जो प्रकार हैं, इसके अंतर्गत जो तीन प्रकार हैं, ये केवल भारत में नहीं है, ये हर देश की दुनिया में इन तीनों में से कोई ना कोई टाइप देखने को मिल जाएगा। अब भारत में कौन सा है वो हम अभी समझ लेंगे, ठीक है। तो कर प्रणाली के जो प्रकार हैं, इसके अंतर्गत आप जानते हो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रगतिशील कर प्रणाली, या हम इसे बोल सकते हैं अनुगामी कर प्रणाली। देखो, इसको आप इस प्रकार से समझोगे, भाषा के लैंग्वेज के आधार पर अगर आप समझोगे ना, तो फिर बहुत कठिन पड़ेगा। इसको नॉर्मली अगर आपको समझना है तो प्रैक्टिकल तौर पर अगर आप समझते हो तो बहुत ही इजी टाइप से हम समझा देंगे। वैसे तो अगर आप लैंग्वेज समझोगे तो बहुत ही कठिन पड़ेगा। प्रगतिशील एक प्रकार का आप देखोगे ऐसा कर होता है जो आय की वृद्धि के साथ साथ कर की वृद्धि को क्या करता है, समृद्ध करता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रगतिशील एक प्रकार का ऐसा कर है जो किसी भी, सुनना ध्यान से, जो किसी भी निजी व्यक्ति पर या किसी कंपनी पर लगने वाला एक ऐसा कर होता है जो उसकी इनकम की वृद्धि के साथ साथ कर वृद्धि को क्या करता है, ये बढ़ाता है, राइट, वही कहलाता है प्रगतिशील कर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, सुनना ध्यान से, कोई भी व्यक्ति, निजी संस्था हो या कोई व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो, राइट, अगर वो किसी एक स्रोत लाभांश कमा रहा है, राइट, लाभांश अगर वो अपनी इनकम का कमा रहा है तो निश्चित रूप से उस पर क्या लगेगा, कर दर लगेगी, सरकार टैक्स लगाएगी। अब बात ये आती है कि जितनी ज़्यादा उसकी इनकम होती जाएगी, चाहे वो व्यक्ति की हो चाहे किसी निजी संस्था कंपनी की हो, राइट, अगर जितनी ज़्यादा उसकी इनकम बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा कर वृद्धि भी बढ़ेगी। यही कहलाता है प्रगतिशील कर प्रणाली, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आय में वृद्धि है, अगर आय में वृद्धि है तो टैक्स की कर में क्या होगी, कर वृद्धि भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। यही कहलाता है प्रगतिशील कर प्रणाली या अनुगामी कर प्रणाली, राइट। मान लो क्या होता है, किसी व्यक्ति ने, देखो, किसी व्यक्ति ने मान लो 1,00,000 रुपए कमाए, ठीक है, 1,00,000 रुपए उसकी इनकम आय है। अब सरकार क्या करती है, वो क्या करेगी कि इस पर मान लो उसने 10% टैक्स लगाया, राइट, इस पर सरकार ने क्या किया, 10% टैक्स लगाया। अब देखो क्या होता है कि 2 लाख पे मान लेते हैं तो 2 लाख पर भी उसने 10% टैक्स लगा दिया, 3 लाख पे भी 10% टैक्स लगा दिया, राइट।
अब क्या होता है, जैसे जिनकी आय 5 लाख हो गई तो इस पे गवर्नमेंट सीधा कर देगी 20%। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पर 3 या 4 लाख तक 10% का कोई टैक्सेशन सिस्टम था, 10% का टैक्सेशन का सिस्टम था। जैसे ही 5 लाख हो गई, जिसकी इनकम 5 लाख जैसे ही हुई तो उस पर 20% का टैक्स सरकार ने लगा दिया। वैसे ये एवरेजन हम आपको बता रहे हैं, क्लियर कट नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें समझ सकते हो, राइट। तो यहां पर जो व्यक्ति 4 लाख कमा रहा था या 3 लाख कमा रहा था वो 10% टैक्स दे रहा था, और जो 5 लाख कमा रहा है वो 20% टैक्स दे रहा है। तो इससे आपने क्या चीज समझा, इससे आपने क्या चीज समझी कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ रही है, देखो जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ रही है वैसे वैसे कर की जो वृद्धि है उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि। यानी कर है, कर दर है, उसमें भी क्या है, वृद्धि हो रही। ठीक, टैक्स रेट है उसमें क्या है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो इधर, इधर देखो, इधर ओबियसली क्या है, इस प्रकार से समझो, जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है, देखो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख, देखो 10 10 10 20%, तो ये क्या है, कर में भी वृद्धि होगी। यही एक्चुअली में क्या होता है, प्रगतिशील कर प्रणाली कहलाती है। यही क्या कहलाती है, प्रगतिशील कर प्रणाली। अब इसको आप डायग्राम से थोड़ा समझ लो। जैसे आप जानते हो कि ये हम इस प्रकार से समझते हैं, तो ये है कर की दर, कर दर यानी कि टैक्स रेट, और ये है अपनी आय। ठीक है, यानी ऊपर के लिए आपको आय है और इधर है इस प्रकार से। इसको हम थोड़ा इस प्रकार से समझते हैं। चलो, अब क्या होता है कि मान लो कि टैक्स रेट यहाँ पे अब कर लो, जैसे यहाँ पे है, तो आप जानते हो कि इस प्रकार से इसकी इनकम कुछ भी हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो। यानी कि अगर देखो इसकी आय इतनी है, ये जीरो है यहाँ पर, तो देखो कॉमन है, यहाँ पे फैक्टर रहेगा जीरो। तो यहाँ पर ये देखो इसकी आय में थोड़ा वृद्धि हुई, तो इधर देखो टैक्स में देखो वृद्धि हुई, राइट। तो टैक्स में वृद्धि इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे देखो टैक्स में वृद्धि है, देखो देखो टैक्स में वृद्धि हुई, देखो आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई, ओबियसली देखो टैक्स में वृद्धि हुई। तो ये टैक्स में वृद्धि है, इस साइड में वृद्धि है। आप यहाँ पे 10% 20% 30% ऐसा ले सकते हो, अधिकतम तो 30% ही है। ठीक है, यहाँ पे आप इस प्रकार से आओ, तो ये देखो, तो आप यहाँ पे क्या समझे, आप यहाँ पे क्या समझे, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो उसका लाभांश जो है उतना ही ज़्यादा होगा, शुद्ध लाभांश जो है उतना ही ज़्यादा होगा, तो उतनी ही कर की जो वृद्धि है उसमें भी वृद्धि होगी, यानी कि टैक्स की जो रेट है उसमें भी वृद्धि होगी। मतलब समझे, यही क्या कहलाता है, प्रगतिशील कर प्रणाली अर्थात अनुगामी कर प्रणाली। तो कर प्रणाली आपको समझ में आ गया कि नहीं, यानी कि व्यक्ति की जैसे जैसे आय बढ़ेगी उतनी ही जो टैक्स रेट है उसमें भी वृद्धि होगी, राइट। टैक्स रेट है उतनी ही वृद्धि होगी, आय में जैसे वृद्धि होगी टैक्स रेट में भी वृद्धि होगी। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया आय और कर में। कोई ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची करने वाली बात नहीं है, नॉर्मली है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है ये भारत में अपनाई जाती है, राइट। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत में यही अपनाई जाती है। भारत में देखा जाए तो ये अपनाने का बेसिक कारण क्या था, इसका कारण ये था कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर संसाधनों की बहुत ही कमी थी। ओके, हमारे यहाँ पर संसाधनों की बहुत ही कमी थी। जितने भी संसाधन थे, कृषि क्षेत्र के संसाधन थे, थोड़ा बहुत नॉर्मली संसाधन थे, तो सरकार ने ये सोचा कि अगर इस क्षेत्र विशेष में अगर हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे, राइट, यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स अपनाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर जो भी कृषि क्षेत्र में क्या होगी, वृद्धि होगी, राइट, उत्पादन में वृद्धि होगी। तो निश्चित रूप से आप जानते हो, पहली बात तो कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र पर किसानों पे कर नहीं लगता है। ओके, किसानों पे किसी प्रकार का कर नहीं लगता है, ये याद दिमाग में बैठा लो, माइंड में। लेकिन आप जानते हो कि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे, सरकार के पास संसाधन नहीं थे, तो सरकार ने यही प्रयास करने का प्रयास किया कि अगर हम जैसे जैसे व्यक्ति की किसी की आय में वृद्धि हो रही है तो हम क्यों ना उसे ज़्यादा से ज़्यादा कर उगाही करें, राइट। सरकार की ये सोच थी, समझ रहे हो, सरकार की तो यही सोच थी कि जिस प्रकार से व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आय को इनकम करेगा तो उससे ही हम ज़्यादा टैक्स लेंगे,
सरकार की यही सोच है। तो यही सरकार ने अपनी सोच को बढ़ावा दिया, सरकार ने यही सोच को बढ़ावा दिया। अब 1991 में जब खुली जब अर्थव्यवस्था कर दी, तो उसमें भी आप जानते हो यही प्रगतिशील कर प्रणाली को बरकरार रखा। ओके, उसमें भी यही प्रगतिशील कर प्रणाली बरकरार रखा, क्योंकि सरकार यही सोचती है कि हम इस चीज़ से ज़्यादा टैक्स को उगाही कर लेंगे, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा कमाएंगे तो उतना ज़्यादा उनकी आय में वृद्धि होगी, और जितनी वृद्धि होगी तो उन पर हम टैक्स ज़्यादा लेंगे, ओबियसली टैक्स ज़्यादा लेंगे। तो सरकार ने यही प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया। तो ये भारत में देखने को मिलती है। अपनी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है, कराधान जो प्रणाली है, उसके अंतर्गत जो प्रगतिशील कर प्रणाली है, इसी को अपनाया गया है। राइट। अब बात आती है कि ये जो प्रगतिशील कर प्रणाली है, इसकी एक समस्या ये है कि यहाँ पर आप देखोगे ना, एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो 1 लाख पे मान लेते हैं कि 10% है, 2 लाख पर भी 10% है। 10% का मतलब यहाँ पे 10,000 रुपये हो गया, यहाँ पर 20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं 30,000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे चार, जैसे कि 3 लाख के बाद 4 लाख जो कमा रहा है उसका 40,000 रुपये हो गया। अब बात ये आती है कि ये तो 1 लाख, 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है। ये तो सरकार क्या करती है, इस बेसिस पर लेती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पे 10% लगा करके। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही 5 लाख हुए तो ये 20% हो गया। क्या हो गया? 20% हो गया। तो अब देखो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं। वैसे तो आप जानते हो कि चाहे ये गवर्नमेंट से जुड़े लोग हों, ओके, चाहे ये निजी किसी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करते हैं, दोनों पर तो टैक्स सिस्टम वो एक समान होता है। राइट। लेकिन टैक्स सिस्टम समान ही होता है, एक समान ही होता है। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि जो लोग सरकारी सरकारी जो कर्मचारी हैं, वहाँ से तो भाई सरकार आराम से टैक्स ले लेगी। ओके, वहाँ से तो सरकार आराम से टैक्स ले लेगी, कटौती कर लेगी, कटौती करके ही पैसे देगी, बात ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है प्राइवेट सेक्टरों में। जो प्राइवेट क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं ना, तो प्राइवेट क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, तो उनके उनके सामने वो क्या करते हैं, वो टैक्स की चोरी करते हैं। वो क्या करते हैं? टैक्स की चोरी करते हैं। यानी कि अगर वो 5 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, अगर वो 5 लाख कमा रहे हैं तो वो 3 ही लाख बताएंगे। अब देखो 5 लाख पर कितना था? 20% का टैक्स था। अब देखो 3 लाख पे 10% का टैक्स है। तो आप यहाँ पर क्या है? कर अपवंचना है। यहाँ पर क्या है? कर अपवंचना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है इसके सामने, इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अब लेकिन भारत की गाड़ी चल रही है तो चल रही है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन समस्या तो है कि नहीं? क्यों? आप खुद सोचो माइंड से कि जो व्यक्ति 4 लाख कमा रहा था वो 10% दे रहा है, यानी 40,000 रुपये दे रहा है। अब जो व्यक्ति 5 लाख कमा रहा है तो 20% है, ठीक है, तो उसका कितना हो जाएगा? 20% 5 लाख का मतलब कि 1 लाख रुपए हो गया कि नहीं? तो वो 1 लाख रुपए क्यों दे? क्यों दे? वो 5 लाख में से 4 लाख अपने पास रखा, 1 लाख रुपए वो क्यों दे? वो सोचेगा कि चलो क्यों ना हम इसको 4 लाख बताएं 5 लाख की जगह, तो इससे हमें क्या मिलेगा? 10% ही टैक्स लगेगा, तो हमको हमारे पास से 40,000 ही रुपए जाएंगे, 60,000 रुपए की तो बचत होगी कि नहीं? तो लोग ये सोचते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है ना, ये प्राइवेट सेक्टरों में होती है, निजी संस्थाओं में हो जाती है, निजी क्षेत्र के लोग में जो काम कर रहे हैं उनमें होती है। तो यहाँ पर कर अपवंचना है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये जो है राजकोषीय घाटा में वृद्धि करती है, समझ रहे हो? राजकोषीय घाटा में ये सबसे बड़ी समस्या लेकर के आती है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया था, एक बार आप देखना 2021 का, ठीक है। चलो, तो दिक्कत यहाँ यहीं पर है, यही समस्या है सबसे ज़्यादा। तो इसको सॉल्यूशन के लिए सरकार क्या करे? अलग अलग टूल्स अपनाती है, लेकिन इस चीज़ से वो निपट नहीं पाती है, दिक्कत यहीं पर है बस। लेकिन सरकार अपनाती है प्रगतिशील, तो प्रगतिशील को वो फॉलो करती है। तो उम्मीद करते हैं कि पहली जो थी कर प्रणाली के प्रकार में, पहली प्रगतिशील कर प्रणाली, उम्मीद करते हैं आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होगी आप लोगों को। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी कर प्रणाली। जस्ट इसके अपोजिट है, यानी कि इसके विपरीत ही है, फिक्स विपरीत है। इसके आप विपरीत है, ये थोड़ा समझना।
चलो देखो, दूसरा क्या है, दूसरा जो टाइप है ये प्रगतिशील अनुगामी है, ये है प्रतिगामी, ये है प्रतिगामी कर प्रणाली। तो इसके अंतर्गत आप ऐसे समझो, जैसे इसके अपोजिट है, तो प्रतिगामी जो कर प्रणाली है इसका मतलब ये है कि ये आय में वृद्धि के हिसाब से ये नहीं लगता है, राइट। जैसे मैंने आपको प्रगतिशील कर प्रणाली बताया कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, लाभांश में उसकी वृद्धि होगी, उस प्रकार से सरकार की जो कर दर है, टैक्स रेट है, उसमें भी वृद्धि होगी, राइट। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे, सुनना ध्यान से, जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, तो उसकी जो टैक्स रेट है, राइट, टैक्स रेट है उतना ही कम है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि जो जितना ज्यादा कमाएगा उस पे उतना ही कम टैक्स लगेगा। ये है इसका मतलब, समझ रहे हो? मतलब यही है कहने का कि जो सबसे ज्यादा इनकम कमाएगा उस पे टैक्स रेट है उतना ही कम लगेगा। तो लोग क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा बढ़ा के बताते हैं कि मैं इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, राइट। तो वो क्या, वो इसीलिए बताते हैं कि टैक्स जो रेट है वो कम से कम लगे, टैक्स रेट है वो कम से कम लगे। तो ये जो व्यवस्था है ना, अमेरिकी जैसे जो विकसित देश हैं वहां देखने को मिलती है। तो क्या ये भारत नहीं अपना सकता? क्या अपना सकता है, लेकिन यहाँ पर है जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी समस्या होती है टैक्सेशन को जुटाने की, राइट। ओके, दूसरी बात यहाँ पर है जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन सरकार इस चीज़ को अगर फॉलो करे तो कर सकती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली से ही संतुष्ट रहती है, जैसे भी उन्हें पटती है निपटते हैं। अब बात यही आती है कि अब प्रगतिगामी कर प्रणाली में तो यही होता है कि जितनी ज़्यादा व्यक्ति आय कमाएगा वो उतनी ही कम टैक्स मतलब भरेगा, ठीक है, उतना ही कम भरेगा। तो लोग फिर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यही बताते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा धन कमाया, हमने बहुत ज़्यादा मेरी इनकम है। अगर उनकी 1 लाख होगी तो वो सरकार को 5 लाख बताएंगे, उससे क्या है, टैक्स रेट है बहुत कम लगेगा, राइट है। तो यही चीज़ें हैं ना। तो इससे क्या है कि जो आय ना है, सरकार जो आय है, आय में वृद्धि होती है। इससे क्या है कि जो भी आय है, आय की जो दोगुना सरकार अपना यहाँ पे जो निर्णय लेती है, तो यहाँ पर एक तो पूर्ण करने में तो बहुत विफल रही है गवर्नमेंट। 2022 तो निकल गया है, तो उसे पूर्ण नहीं कर पाई, दोगुना नहीं कर पाई है, 2-4% बढ़ा पाई है ओनली, दोगुना नहीं कर पाई है। लेकिन आप जानते हो अमेरिकी जैसे देश में अगर ये चीज़ें थी तो अब लोग दुगनी हो जाती, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर देखो आय, आय देखो जितनी ज़्यादा है उतना ही टैक्स कम है, तो लोग यहाँ पर ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा बताते। तो यहाँ पर जो है कर की जो चोरी है वो बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। और आप जानते हो जितना उत्पादन अगर लोग मान लो करते हैं, वैसे तो लगता ही नहीं है, दूसरी बात है। बात यह है जैसे कि सेक्टर क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र, संगठित क्षेत्र होते हैं, इनमें जो लोग काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र को छोड़ो, संगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो लोग काम करते हैं तो उनकी जो जैसे आय के जो स्रोत होते हैं बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आय में जैसे वृद्धि हो रही है तो टैक्स रेट है वो कम हो रही है, तो वही लोग क्या है अपनी आय को ज़्यादा बताएंगे, दुगनी तिगनी बताएंगे, मेरी आय इतनी है, मेरी आय इतनी है, ताकि टैक्स रेट कम लगे, ठीक है। तो सरकार की एक अप्रोच हो जाती है कि हाँ, हम लोगों के पास पैसा है, इनकम है, बहुत अच्छा है, ठीक है, देश का विकास हो रहा है। ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जबकि जबकि ऐसा प्रगतिशील कर में नहीं देखने को मिलता। तो ये अमेरिका जैसे देशों में इसका डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये ऐसे बनता है। इसको कैसे आपको समझाऊं डायग्राम से, देखो ऐसे बना सकते हैं कि जैसे इधर से आप ले लो, इधर साइड से, यानी कि आप इस प्रकार से लो, जितनी ज़्यादा क्रम वृद्धि है तो उसकी मतलब इनकम आय उतनी ही ज़्यादा होगी, इस प्रकार से है, इस प्रकार से आप शामिल कर सकते हो इसको, समझ में आ रहा? का मतलब है जिनकी आय सबसे ज़्यादा है उस पे जो रेट है वो उतना ही कम लगेगा। हाँ, चलो इस प्रकार से इसको समझ सकते हो, राइट। खैर खैर ये चीज़ें डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में भले ही क्रॉस कर रहे हैं लेकिन डायग्राम ठीक है, समझ सकते हो।
चलिए देखो आप यहाँ पे क्या समझे, जैसे जैसे आय व्यक्ति की बढ़ रही है, देखो यहाँ पे बढ़ रही थी उतना ही ज़्यादा इसने कर दिया। अब देखो जैसे इसकी आय में और वृद्धि हुई उतना ही इसका कम, उसका जो टैक्स रेट है और कम हो गया। जितनी ज़्यादा और वृद्धि हुई उतना ही ज़्यादा और उतना आ गया। देखो समझ रहे। तो ये इसके जस्ट अपोजिट है, इसके जस्ट अपोजिट है, बस टैक्स रेट का ही एक सिस्टम है, वो अपोजिट देखने को मिलता है अमेरिका जैसे देशों में है। तो यहाँ पर जो है ना लोग अपनी जो आय है वो ज़्यादा बताते हैं, तो यहाँ पे जो कर की जो चोरी है, कर अपवंचना है, वो नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, चलो तीसरी बात है, एक आता है अनुपातिक कर प्रणाली। अनुपातिक कर प्रणाली, तो अनुपातिक कर प्रणाली एक प्रकार की निश्चित कर प्रणाली होती है। निश्चित का मतलब है एक फिक्स टैक्स रेट कर दिया जाता है। अब आपकी आय चाहे कितनी भी बढ़े या कितनी भी कम हो, आपसे इतना पैसा लगेगा तो लगेगा, मतलब इतना टैक्स लगेगा तो लगेगा, राइट। तो यही कहलाती है क्या, अनुपातिक कर प्रणाली, यानी कि एक फिक्स होता है। ये कैसा होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो इसको हम किसी एक निश्चित अनुपात से समझ लेते हैं। मान लो यह एक निश्चित अनुपात है कर प्रणाली का, तो आपकी चाहे आय कम हो या ज़्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पे पैसा लगेगा तो लगेगा, आप पे टैक्स उतना लगेगा तो लगेगा, राइट। ये फिक्स होता है। चलिए, तो इसको अगर आप बनाना है डायग्राम तो कैसे बनाया जाए, तो ये एक प्रकार का फिक्स होता है। आपकी आय में अगर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस आप पे इतना टैक्स रेट लग रहा है तो फिर लगेगा, निश्चित है। तो ये भी ठीक ठाक है, कई देशों में, बहुत देशों में ये मिलेगी। तो आप जानते हो यही जो तीन है कर प्रणाली की, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली, ये सभी देशों में देखने को मिलेगी। जहाँ जहाँ देश चल रहे हैं, सरकार राजस्व पे चल रही हैं, वहाँ पर यही देखने को मिलेगी। इनके अलावा और तो कोई है ही नहीं। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको अनुपातिक कर प्रणाली भी समझ में आ गई। ये फिक्स रेट पर होती है, ठीक है। एक फिक्स रेट कर दिया जाता है कि इतना इतना रेट रहेगा और इससे ज़्यादा कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसका अपना डायग्राम बना लेना फिक्स, ठीक है। इसको तो जैसे भी आप समझ पाओ, इसको तो इस प्रकार से समझा तो सकते हैं। चलो, इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली, राइट। ये तीनों आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा कर से संबंधित एक वक्र और है, उसको थोड़ा समझ लो। लफर वक्र आपने नाम सुना हो, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो देखा जाए तो उसने अपना प्रैक्टिकल रूप से देखा है, प्रैक्टिकल किया है, और प्रैक्टिकल के आधार पर ही उन्होंने, अमेरिकी अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने ये ऑर्थर लोफर उनका नाम है, ठीक है, उन्होंने ही क्या किया था, बनाया था। ये लिखते जाना, ठीक है, नोट डाउन आप करते जाओ खुद ही से ही, जहाँ जहाँ हम लिखाते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी में लिख नहीं रहे हो और बैठे हो देख रहे हो और सुन रहे हो स्टोरी की तरह। लिखते जाओ। देखो, अब बात ये आती है कि ऑर्थर जो वैज्ञानिक सॉरी जो अर्थशास्त्री रहे हैं, अमेरिका के हैं, काफ़ी माने रहे हैं, ऑर्थर लेफर, या लोफर भी उन्हें बोलते हैं, लेफर बोल सकते हैं, लोफर बोल सकते हैं। तो इन्होंने रिसर्च किया बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद एक कर सिस्टम में उन्होंने एक अपनी नीति पॉलिसी दी। उन्होंने ये दी कि एक निश्चित समय तक अगर गवर्नमेंट या कोई भी सरकार है, ठीक है, अगर वो टैक्स लगाती है तो वो ठीक है। अगर सरकार निरंतर टैक्स में बढ़ाती जाएगी तो फिर उसे घाटा हो जाएगा, फिर उसे घाटा हो जाएगा। उसने ये क्यों सोच विचार से ये व्यवस्था दी, उन्होंने ये सोचा कि एक समय तक व्यक्ति की एक हद होती है कि अपनी क्षमतावान होता है कि हाँ इस क्षमता तक हम दे सकते हैं, राइट, इस क्षमता तक हम दे सकते हैं।
अगर सरकार और लालची हो जाए तो उस पर और रखती है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति है वो क्षमता से बाहर हो जाएगा। वो फिर यही सोचेगा कि अब मेरे बस की नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे। तो इससे क्या है, सरकार को घाटा हो जाएगा। राइट। तो जबरन तो किसी से ले नहीं सकती है, बात समझो, जबरन तो नहीं ले सकती है। तो यहीं पर उन्होंने रिसर्च यही की कि सरकार, कोई भी सरकार है, अगर वो निश्चित समय तक अपनी टैक्स में वृद्धि कर रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन आप एक सीमित टैक्स से और अगर वृद्धि करते हो तो फिर वो हमारे देश के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए घाटेमंद साबित हो सकती है। यही तो आर्थर लैफर वक्र कहलाता है। उन्होंने बनाया कैसे, उन्होंने लैफर वक्र ने ये समझाया इस प्रकार से। देखो यहाँ से उन्होंने इस प्रकार से समझाया, देखो इस प्रकार, यही तो है लैफर वक्र। उनका कहना ये है, सुनना ध्यान से, उनका कहना ये है कि अगर आप जानते हो कि किसी की आय मान लो इस स्रोत पर है, राइट, इस स्रोत पर है, तो उस पर मान लो इतना टैक्स लगा दिया, ठीक है, इतना टैक्स लगा दिया। अब अगर आप टैक्स वृद्धि करते हो, मान लो उसकी आय इतनी होगी तो इतना वो टैक्स आप लगा रहे हो, ठीक है। अब एक समय आता है कि इतना आपने टैक्स लगा दिया यहाँ पे, तो ये आप जानते हो इतना यहाँ से आकर के इतना टैक्स आप लगा रहे हो, राइट। अब क्या होता है कि आप अगर और टैक्स लगाते हो, देखना यहाँ पर अगर टैक्स में वृद्धि और कर, ये टैक्स वृद्धि है, ये क्या है, कर दर में वृद्धि है, ओके, और इधर है आय में वृद्धि, ये है आय में वृद्धि। अब क्या होता है कि व्यक्ति की जैसे आय बढ़ी, देखो ओबियसली बढ़ गई। अब देखो यहाँ पर आप और व्यक्ति की आय बढ़ गई, यहाँ आ गई, तो फिर और टैक्स की दर हो गई, ठीक है। अगर फिर देखो उसकी आय और बढ़ गई तो टैक्स रेट और हो गया। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से देखना, अब क्या करते हैं कि व्यक्ति की आय और बढ़ गई, ठीक है, व्यक्ति की आय और बढ़ गई, तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये लेफर वक्र काम नहीं कर रहा, देखो नीचे आने लगा, वो तो नीचे आने लगा नहीं। तो उनका मतलब यही है कहने का कि इसकी आय में तो वृद्धि हो जाएगी, आय में तो वृद्धि होगी, राइट, लेकिन आप जानते हो कि अगर आप उससे ज़्यादा अगर आप टैक्स लेते हो, तो मान लो उसने, सरकार ने वृद्धि कर दी यहाँ पे, तो इसका जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये था कि अगर आप एक निश्चित समय तक, एक निश्चित बिंदु तक आप कर रेट बढ़ा सकते हो, अगर आप उससे ज़्यादा बढ़ाते हो तो फिर आपको रेट नहीं मिल पाएगा, यानी कि टैक्स नहीं मिल पाएगा, राइट। वो मैंने आपको समझाई दी है। आप एक चीज़ एक प्रकार से एक बार और समझ लो। जैसे आप जानते हो कि किसी व्यक्ति की आय इतनी है, मान लो 1 लाख है, तो उस पर मान लो 10% टैक्स लग गया। अब उसकी आय और वृद्धि भाई, मान लो यहाँ पे जो भी 5 लाख हो गई, तो यहाँ पे आप मान लो उसने 20% दिया। अब उसकी आय और भी वृद्धि हो गई, मान लो यहाँ पे 10 लाख हो गई, तो मान लो उस पर 30% लग गया, ठीक है। अब क्या होता कि आप वो, और अब उसकी आय जैसे 15 लाख हो गई, तो आप सोचो कि हम 40% कर दें, तो नहीं कर पाओगे। अगर आप करते हो 40%, तो आप इस डायग्राम के अनुसार नीचे आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो 40% भर नहीं पाएगा, नहीं भर पाएगा। भले ही वो क्यों ना 15 लाख कमाए, लेकिन वो इस 15 लाख का 40% टैक्स नहीं देगा, राइट, और जबरन आप टैक्स नहीं ले पाओगे, ओके। इसलिए उसने ये कहा कि व्यक्ति की एक अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता तक तो वो टैक्स दे सकता है, लेकिन क्षमता से भी आप ज़्यादा टैक्स अगर उससे लेना चाहते हो तो वो क्षमता से वो क्या हो जाएगा, विहीन हो जाएगा। फिर वो टैक्स दर रेट को आप, मतलब आप समझ रहे हो ना, टैक्स को नहीं दे पाएगा, तो फिर आपकी जो टैक्स दर है कम हो जाएगी। इसलिए निश्चित उन्होंने रखी 30%। उन्होंने निश्चित यही कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि 30% निश्चित है, उन्होंने एक उम्मीद जताई है कि इतना फिक्स होना चाहिए। तो सरकार, कोई भी सरकार है, यहाँ तक अपनी टैक्स रेट रखते तो बेहतर रहेगा। अगर उससे ज़्यादा और करती है तो ये डायग्राम जो है ना, नीचे देखो वक्र आ रहा है, फिर ये नीचे आ जाएगा। अब मान लो आप कर लो कि यहाँ पर बढ़ा दो, यहाँ पे बढ़ा दो, राइट, आप यहाँ पे कर लो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो आप खुद सोचो ना कि इतना कम टैक्स पर कौन देगा। तुमने तो दर वृद्धि कर दी, लेकिन आप जानते हो आपके पास जो उगाही है उतना ही कम हो गई। क्यों? लोग भरेंगे ही नहीं, पास पैसा नहीं है क्षमता भरने की, तो वो क्यों भरेंगे। तो ये जो है लेफर वर्ग ने काफ़ी रिसर्च किया और समझा कि आर्थर जो रहे हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, सॉरी अमेरिकी अर्थशास्त्री थे,
उन्होंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया और अध्ययन में पाया कि एक निश्चित समय तक तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है और उस निश्चित रेट तक तो टैक्स रेट की दर में वृद्धि कर सकती है। अगर वो उससे और ज़्यादा करती है तो हो सकता है उसे उस दर से उसको इनकम या राजस्व प्राप्त ना हो पाए, टैक्स प्राप्त ना हो पाए। ठीक है, यही है ऑर्थर लेफर वक्र है। उम्मीद करते हैं आपको इस पर समझ में आ गया होगा। खास ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, नॉर्मल है। चलिए, तो यही तीन जो थे आप समझ सकते हो। वैसे भारत में अगर आप देखोगे ना तो पहले 30% था। भारत में वर्तमान में जो उच्च कर दर है, वर्तमान में उच्च कर जो दर है, पहले देखा जाए, अभी 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 जो बजट आया था इसके अंतर्गत थोड़ा कम किया गया है। पहले ये था 42 दशमलव कुछ से 4% तक था, राइट। लेकिन इसे अब कम कर दिया है, 39% सीमित रखा गया है। ठीक है, ये दिमाग में रख सकते हो। तो भारत में जो उच्च कर है ये भी आप देखोगे ना तो विश्व की सबसे ज़्यादा है। ये विश्व की सबसे ज़्यादा उच्च कर दर है भारत की। ये तो 42.74% करीब थी। अभी 2023-24 का जो अभी जो बजट है पेश किया गया था इसके अंतर्गत वित्त मंत्री ने इसको कम करने की बात कही है, तो इसको 39% पे रखा गया है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि नहीं, स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो कर प्रणाली के प्रकार में आपको ये मैंने 3 प्रकार के बता ही दिए हैं। इसके बाद ऑर्थर जो लेफर वक्र है वो भी हमने आपको समझा दिया है। चलो, नेक्स्ट हम बात करेंगे वसूली के आधार पर कर प्रणाली। तो कर प्रणाली जो है वो वसूली के आधार पर, थोड़ा समझ लो। तो वसूली के आधार पर आप जानते हो जो कर प्रणाली है उसके अलग अलग टाइप होते हैं। एक तो वसूली के आधार पर ऐसे होते हैं जो मतलब केंद्र लगाती है, केंद्रीय वसूलती है। ठीक, दूसरा होता है केंद्र लगाती है, राज्य वसूलती है। तीसरा होता है राज्य लगाती है, राज्य वसूलती है। लेकिन चौथा ऐसा नहीं होता है कि राज्य लगाती है केंद्र वसूलती है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, केवल 3 ही टाइप होते हैं इसमें, यानी कि केंद्र लगाएगी केंद्र वसूलेगी, केंद्र लगाएगी राज्य वसूलेगी, और राज्य लगाएगी स्वयं राज्य वसूल लेगी। तो ये 3 आधार पे बेसिस होते हैं। तो इनको थोड़ा समझ लो कि कर प्रणाली की वसूली के आधार पर अलग अलग टाइप से इसको समझा जाता है। संविधान में तो उसको अलग अलग उसके प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको जो वित्तीय व्यवस्था थी संविधान में बजट के अंतर्गत उनको मैंने समझा दिया था आपको। ओके, चलो, तो कर प्रणाली के आधार पर आप समझते हो वसूली के आधार पर केंद्र द्वारा लगाया गया और केंद्र ही वसूलती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप जानते हो केंद्र वसूली की, तो इसमें आप जानते हो कौन कौन से आ जाते हैं। जैसे आयकर भी आता है इसमें, ठीक है, निगम कर है, आयकर निगम कर, बहुत सारे कर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट 2 प्रत्यक्ष कर हैं, इनको थोड़ा समझ लो। ठीक है, तो ये भी, इनको हम थोड़ा बाद में बताएंगे। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है यहाँ पे केवल केंद्र द्वारा लगाया गया वसूली के आधार पर केवल हम समझ रहे हैं, तो उसी के बेसिस पर समझोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसमें हम ज़्यादा चक्कर पहुँच करेंगे फिर तो कंडीशन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यही देखो केंद्र द्वारा लगाया गया, केंद्रीय वसूलती है। तो जैसे आयकर निगम कर है, बड़े बड़े कर हैं ये, इसी केंद्र लगाएगी, केंद्रीय वसूलेगी। इसके बाद आप जानते हो इसके बाद क्या होता है कि और भी हैं कर, जैसे हम्म, 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 एक मिनट, डाक शुल्क भी है। हम्म, ये डाक शुल्क भी है। ठीक है, तो ये कुछ हैं आपको समझ में आना चाहिए, राइट। इसके बाद टीडीएस वगैरह भी है, शायद टीडीएस भी है, एक बार देख लेना। ठीक है, टीडीएस होता है जो कटौती कर जिसे बोलते हैं लगता है, और वो शायद केंद्र को ही जाता है। तो हम लिख दे रहे हैं, एक बार इसको सही से समझ लेना। वैसे टीडीएस को, राइट, टीडीएस या इसको टीसीएस भी बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का कटौती कर ही होता है।
चलो, तो ये कुछ हैं, यानी कि केंद्र लगाएगी, केंद्र वसूलेगी। इसके बाद दूसरा आते हैं, केंद्र लगाएगी, केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा इसको हम बोलते हैं संगृहित, गृहित, संगृहित, या हम बोल सकते हैं सर्जित, केंद्र द्वारा सर्जित। और राज्य क्या करती है, वो वसूलती है, अनुग्रहित करती है, वसूलती है, राइट। चलो, तो देखो केंद्र लगाती है, राज्य वसूलती है। इसमें आप जानते हो कौन सा आता है, स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क आपने नाम सुना हो, तो स्टाम्प शुल्क आप जानते हो कि इसे केंद्र सरकार लगाती है, राइट। केंद्र सरकार लगाती है और इसे वसूलती कौन है, राज्य सरकार। भाई एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो केंद्र लगाती है और केंद्र वसूलती है, ठीक है, इनका तो क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, राइट। इनका ये जैसे आयकर निगम कर है, इनका सभी का क्या होता है, बंटवारा होता है। तो हमेशा याद रखना, जैसे केंद्र जो लगाती है और केंद्र ही वसूलती है, इन करों का जो इनसे कर से जो स्रोत आय प्राप्त हुई है, इनका गवर्नमेंट क्या करती है, बंटवारा, राज्यों में क्या करती है, बंटवारा करती है, ठीक है। और ये बंटवारा जो है राज्यों में एक समान नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है, ये अलग अलग होता है, ठीक है, ये अलग अलग होता है। तो ये कहीं पहाड़ी, कहीं पर जो वंचित लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, वहाँ पर उनके उत्थान के लिए कुछ ज़्यादा सरकार देती है, ठीक है, और जहाँ पे समृद्ध लोग हैं वहाँ कम देती है। तो ये राज्यों को जो पैसा देती है ना सरकार, एक समान नहीं देती, ठीक है। उसके इतने सारे सभी बेटे हैं भारत सरकार के, तो सभी को एक समान नहीं देगी, कोई गरीब है, कोई अच्छा पैसा वाला भी है, तो उस हिसाब से देती है। बंटवारा जो है एक समान नहीं होता है, और इसका बंटवारा जो करता है वो कौन करता है, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग करता है। और हमेशा याद रखना, वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं ये बाध्यकारी नहीं होती हैं। वित्त आयोग की जो सिफारिश हैं ये बाध्यकारी नहीं होती हैं, ये दिमाग में क्लियर कट कर लो, ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि इसकी जो बंटवारा का जो आधार है, का आधार है वो केंद्र सरकार लेती है, और केंद्र सरकार जो है, वित्त आयोग जो है, इसकी अगर सिफारिश करता भी है, तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ना मानती हो, मानती है, लेकिन ये कहो कि बाध्यकारी है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, केंद्र द्वारा लगाया गया, केंद्र द्वारा ही वसूलती है, इसका बंटवारा होगा। वित्त आयोग के तो आप जानते हो कि 5 साल में राष्ट्रपति का वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो वित्त आयोग आप जानते हो, जैसे अभी वर्तमान में 16वां शायद वित्त आयोग है, ओके। चलिए, 15वां या 16वां, तो उसके तहत आप जानते हो क्या है, ये क्या करती है, बंटवारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आप जानते हो, जैसे केंद्र लगाया और राज्य वसूलती है, तो इसका बंटवारा नहीं होता है, ये याद रखना, इसका किसी प्रकार का बंटवारा नहीं होता है, ओके। और ये स्टाम्प जो शुल्क होती है ना, ये केंद्र लगाती है, राज्य पूर्णतः वसूल लेती है, और राज्य ही इसको अपने पास रख लेती है, ओके, राज्य अपने साथ रख लेती है। जैसे आपने देखा हो स्टाम्प, जब रजिस्ट्री होती है ना, ज़मीन की क्या की जाती है, रजिस्ट्री की जाती है, तो उस रजिस्ट्री का जो पैसा होता है, ठीक है, उस रजिस्ट्री का जो पैसा होता है वो कौन रखती है, राज्य सरकार रखती है, लेकिन लगाती कौन है, केंद्र सरकार लगाती है। तो आपने देखा हो ऊपर बड़ा बड़ा जो नोट लगता है, भारत सरकार लिखा होता है, भारत सरकार लिखा होता है, कभी देखा राज्य सरकार नहीं देखा ना। तो स्टाम्प जो शुल्क होता है वो उस पर भारत सरकार लिखा होता है, ठीक है। और उसका जो पैसा जो वसूली होती है, रजिस्ट्री जो होती है, जमीनी रजिस्ट्री या प्लाट जो भी अचल संपत्तियां हैं उनकी रजिस्ट्री कराई जाती है, उसका जो पैसा जो होता है वो कौन रखती है, राज्य सरकार रखती है। एक्चुअली में ये पूंजी पे आधारित होता है, पूंजी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया। तो स्टाम्प शुल्क समझ में आ ही गया है। वैसे और भी होते हैं, अगर समझना चाहो तो और भी हैं, सिक्योरिटी लेन देन कर भी आ जाएगा, अग्रिम कर है, लाभांश कर है, संपत्ति कर है, ठीक है, बहुत सारे कर हैं, ठीक है। उनको क्या ज़्यादा समझना है तो लिख सकते हो, संपत्ति कर आप लिख लो, राइट। लाभांश कर, लाभांश वितरण कर, अग्रिम कर, सिक्योरिटी लेन देन कर, स्टॉक एक्सचेंज पर जो होता है, ठीक है, लिख सकते हो। आगे हम बता देंगे, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा समझना नहीं है, ना इतना यूपीएससी में पूछा जा सकता है। हाँ, पूछा जाए तो आप लिख लो, अग्रिम कर, लाभांश वितरण कर, संपत्ति कर, राइट। चलो, अब ऐसा भी है, कुछ कर ऐसे भी होते हैं जो राज्य लगाती है, राज्य ही वसूलती है। तो राज्य लगाना, राज्य ही वसूलना, राज्य लगाती है, ठीक है, और राज्य ही इसे क्या करती है, वसूलती है, ठीक है, राज्य लगाती है, राज्य ही वसूलती है।
तो इसके अंतर्गत बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर आ जाते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर जितने भी है ना इसी में आ जाते हैं, राज्य लगाती है राज्य वसूलती है, लेकिन जीएसटी को हम नहीं शामिल करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं बहुत सारे कर हैं, जैसे अप्रत्यक्ष कर में मनोरंजन कर आप ले लो, राइट। तो मनोरंजन कर है जो सिनेमा हॉल में जो वहाँ पे खेल कूद होते हैं, तो उसमें आप जब देखने जाते हो, ठीक है, सिनेमा में देखने जाते हो, तो उस पर आप पे पैसा लगता है, टिकट लगती है कि नहीं। तो सरकार कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे लोगों से पैसा ले रहे हो, मुझे भी दो पैसा। तो ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो डायरेक्ट तुम पे ना लगकर किसी निजी संस्थाओं पे लग जाते हैं, तो वहीं से वो पैसा उगाही कर लेते हैं। लेकिन निजी संस्थाएं हैं वो तुमसे जुटा लेती हैं, क्या करती हैं, तुमसे जुटा लेती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो अप्रत्यक्ष कर, यही अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे मनोरंजन कर आप ले लो, तो मनोरंजन कर कैसा है, एक अप्रत्यक्ष कर है। वैसे जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है, उसको हम अलग से समझाएंगे जीएसटी के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम जीएसटी नहीं पढ़ रहे हैं। तो जीएसटी तो वैसे एक केंद्र राज्य दोनों का एक सामूहिक मंच स्थापित होता है, तो उसके अंतर्गत आता है जीएसटी। चलिए, तो मनोरंजन कर आपको समझ में आ गया। हम्म इसके बाद आप जानते हो राज्य उत्पाद शुल्क भी ले लो, ठीक है। राज्य लगाती है राज्य वसूलती है, राज्य का उत्पाद शुल्क, देखो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अलग होता है, राज्य उत्पाद शुल्क अलग होता है। तो राज्य उत्पाद शुल्क जो होता है वो एक्चुअली में जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं, उन पर लगाती है कौन, राज्य लगाता है। जबकि उत्पादन के आधार पर आप जानते हो केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है, ठीक है। जो भी बड़े बड़े उद्योग स्थापित होते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क सरकार लगाती है, वो केंद्र लगाती है, ओके। जबकि राज्य क्षेत्र में आप जानते हो जैसे कि विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं, बड़ी बड़ी आपने लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ ही नहीं ले लो, मतलब लग्जरी वस्तुएं ले लो, ठीक है। लग्जरी वस्तुओं पर क्या करती है, ये राज्य लगाती है। तो राज्य जो करती है, राज्य उत्पाद शुल्क जो लग्जरी वस्तुएं होती हैं उन पर क्या है, लगाती है, राइट। वही कहलाती हैं क्या, राज्य उत्पाद शुल्क। राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत आप जानते हो जैसे शराब है, ठीक है। शराब पे भी आप जानते हो क्या है, राज्य मतलब लगाती है, ठीक है, राज्य वसूल लेती है, शराब है, शामिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं राज्य लगाती है राग वसूलती है, मनोरंजन कर हो गया, हाँ। और लग्जरी राज्य उत्पादक शुल्क जो लग्जरी वस्तुएं हैं उन पर भी क्या है, राज्य ही लगाती है, राज्य ही वसूलती है, उनका कोई बंटवारा नहीं होता है, अपने पास वो लगाएगी, अपने पास ही रख लेगी। चलो, अब हम समझते हैं तीसरे टाइप को। तीसरा टाइप जो होता है वो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो क्या आता है, जैसे आप जानते हो कि को एक मिनट इसको साफ कर लें फिर बता। चलो, तीसरा इसी के अंतर्गत आता है, कर प्रणाली के जो प्रकार हैं, ठीक है, उनको हम थोड़ा कर प्रकार कर के जो प्रकार हैं उनको आरोहण व भुगतान के आधार पर थोड़ा समझ लो। कर के प्रकार को आरोहण आरोहण व भुगतान के आधार पर, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। देखो, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में बेसिक डिफरेंस यही है कि प्रत्यक्ष कर होता है एक्चुअली में, ये जो होता है किसी ऐसी संस्था द्वारा आरोपित किया जाता है, उसी के द्वारा क्या है ये सर्जित किया जाता है, डायरेक्टली एक प्रकार से देख सकते हो। मतलब ऐसे समझ लो कि प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का ऐसा कर होता है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा, राइट, किसी व्यक्ति संगठन द्वारा किसी संस्था को दिया जाए और उसी से आरोपित किया जाए। जैसे आप ऐसे समझ लो कि प्रत्यक्ष कर जैसे किसी सरकार ने किसी विशेष किसी डायरेक्ट कंपनी पे लगा दिया, तो फिर उसी से ही क्या करोगी, वो आरोपित करेगी, समझ रहे हो, उसी से क्या करेगी, वो डायरेक्टली आरोपित कर लेगी। तो यही होते हैं प्रत्यक्ष कर, यही होते हैं प्रत्यक्ष कर। तो सीधा सीधा ये लगता है, मतलब एक डायरेक्टली लगता है,
ठीक है, किसी संस्था पे ये डायरेक्टली लगाया जाता है, तो ये प्रत्यक्ष कर है। या ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी लाभांश पे डायरेक्टली ये लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। राइट। तो इसके अंतर्गत आप ऐसे समझो कौन कौन से कर आते हैं। एक आता है निगम कर है, ठीक है, आयकर है, निगम कर है, आयकर है। इनको एक एक करके हम थोड़ा समझ लेंगे हल्का हल्का। इसके बाद आप जानते हो और भी कर हैं, सिक्योरिटी लेन देन कर भी है, सिक्योरिटी लेन देन कर है। ये छोटे छोटे कर हैं, हाँ, लेकिन यूपीएससी ऐसे करों को उलझा देता है आप लोगों को, फिर दिक्कत आ जाती है। इसके बाद अग्रिम कर है। हम्म, इधर समझ लो, ऐसे तो दिक्कत आएगी, नहीं समझना है। तो प्रत्यक्ष कर पहला, प्रत्यक्ष कर ये सीधा आरोपित किया जाता है। ओके, तो इसके अंतर्गत पहला आता है निगम कर। तो निगम कर अगर आप देखोगे तो ये जो कर है इसको थोड़ा समझ लो। निगम कर जो है, ये जो कंपनी अधिनियम 1956 है, कंपनी अधिनियम 1956, राइट, उसके तहत इसको आरोपित किया गया था। राइट, और उसी के आधार पर इसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। लेकिन हाँ, बीच बीच में संशोधन हो जाता है, लेकिन जो कंपनी अधिनियम 1956 है उसके तहत इसको व्यवस्थित किया जाता है। तो निगम कर जो है, ये अगर देखा जाए तो ये सार्वजनिक कंपनी, राइट, सार्वजनिक कंपनी का मतलब है गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी। ओके, तो रुको रुको, पहला कॉमा निजी कंपनियां, निजी मतलब प्राइवेट कंपनियां, इन दोनों पर लगता है। राइट, इन दोनों पे लगता है, सार्वजनिक कंपनी हो निजी कंपनी हो दोनों पे लगता है। और जो कर की जो रेट है वो एक समान होता है दोनों पर, मतलब जो लगता है वो फिक्स होता है, चाहे वो सार्वजनिक कंपनी हो चाहे वो निजी कंपनी हो। दोनों कंपनियां हैं, जो कर सरकार ने किया है उसको देने के लिए वो उत्तरदायी होती हैं। राइट। तो वर्तमान में अगर आप देखोगे तो जो निगम कर है, पहले जो पहले वैल्यू इसकी 30% थी, लेकिन वर्तमान में अभी 22% को 2019 में संशोधित किया गया था। 30% से 22% कर दिया गया है। इसके बाद जैसे जो निर्माणाधीन कंपनियां हैं, निर्माणाधीन का मतलब है कि नया नया कंपनियां हैं, कुछ पुरानी कंपनियां हैं, ओल्ड कंपनियां हैं। ठीक, ओल्ड कंपनियों पर जो भी निगम कर लगेगा वो 22% गवर्नमेंट ने किया है, पहले 30% था, अब 22 हो गया है। निर्माणाधीन जो कंपनियां हैं, मतलब कि जो नई नई कंपनियां सर्जित की गई हैं, बना मतलब निर्माण के अधीन है, तो उन पर जो टैक्स लगे रहा है वो पहले 25% था, अब वो 15%। तो गवर्नमेंट ने इसको कम कर दिया, टैक्स रेट है कम कर दिया है निगम कर को। चलो, तो ये समझ में आ गया। और ये जो टैक्स का जो रेट है दोनों पे एक समान है, चाहे वो सार्वजनिक कंपनियां सरकार की कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, दोनों उत्तरदायी होती हैं देने के लिए। दूसरा आता है आयकर। तो आयकर जो कर है, आयकर का मतलब होता है आय पर लगने वाला कर, और इसको डिसाइड किया जाता है जो आयकर अधिनियम 1961 का है। आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम होता है, इसको भी निर्धारित किया जाता है, ये समझ लेना। लेकिन कंपनी अधिनियम 1956 भी इसमें एबुलेट होता है। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961, तो 1961 के तहत इसको डिसाइड किया जाता है आयकर को। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्टली जो व्यक्ति की इनकम है उसके लाभांश पे लगता है, मतलब आय पे ही समझ लो। अब आय है तो उसकी एक प्रकार की बचत आय होता है, वही समझो। ठीक है, तो आय पर ये डायरेक्टली लग जाता है। चलो, तो आयकर आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये आयकर पे लगने वाला टैक्स होता है। और आप जानते हो, ये देखा जाए तो आयकर की, मतलब मैंने आपको बताया कि प्रगतिशील कर है, तो उस आधार पर होता है, जैसे जैसे जिनकी इनकम ज़्यादा होगी उसी कंडीशन पे इस आयकर जो है उतना ही ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसको फिक्स हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कम ज़्यादा वृद्धि होती रहती है, किसी कम है तो उस आधार पर लगता है। लेकिन आप जानते हो सरकार ने अभी 2023-24 का जो बजट है इसमें 5 लाख पहले था छूट पे, लेकिन अब इसमें 7 लाख छूट तक को कर को मुक्त किया है। ठीक है,
पहले 5 लाख था, अब सरकार ने 2 लाख वृद्धि कर दी है। तो 7 लाख तक की जिनकी इनकम आय है उस पर छूट कर दी है कर की। ठीक है, ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए। 7 लाख की जिनकी आय है उन पर छूट कर दी है गवर्नमेंट ने। तो आयकर भी समझ में आ गया होगा। निगम कर, आयकर। इसके बाद और भी कर होते हैं, जैसे सिक्योरिटी लेन देन कर। ठीक है, सिक्योरिटी लेन देन कर है, पर काम थोड़ा साफ कर दें। सिक्योरिटी लेन देन कर। चलिए, तो इसके बाद आता है सिक्योरिटी लेन देन कर। ये एक्चुअली में देखा जाए ना, तो ये जो वस्तुएं एक्सचेंज हैं, ठीक है, जो स्टॉक होते हैं ना, स्टॉक आपने देखे हो, स्टॉक मतलब एक भंडारण कहते हैं, स्टॉक मार्केट में स्टॉक होता है। तो उसका जो एक्सचेंज किया जाता है, बदलाव किया जाता है, एक्सचेंज मतलब होता है एक जगह से हस्तांतरण होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसको सूचीबद्ध कर लेते हैं, राइट। तो उसमें जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, राइट, प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनकी खरीद बिक्री पर लगता है। मतलब आप जानते हो कि स्टॉक एक्सचेंज या मार्केट में जो भी प्रतिभूतियां जारी होती हैं, तो उनकी खरीद एवं बिक्री पर लगने वाला ही सिक्योरिटी लेन देन कर कहलाता है, राइट। सिक्योरिटी लेन देन कर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में क्या होता है, मार्केट में कोई स्टॉक है, राइट। अब क्या होता है कि सरकार उस चीज़ को, आप जानते हो, उसको क्या करना चाहती है, अगर उसकी इनकम देखी जाती है मार्केट में किस प्रकार की है, राइट। तो अब सरकार क्या करती है कि अब उसके लिए क्या करती है कि सरकार देखती है कि वो चीज़ देखा जाए सस्ती है, ठीक है, वो चीज़ सस्ती है, तो सरकार जैसे प्रतिभूति जारी करेगी, राइट। अब प्रतिभूति जारी करेगी तो उसको क्या करेगी, थोड़ा महंगा करेगी। तो इसके लिए सरकार जैसे ही प्रतिभूति जारी करेगी, तो सरकार जैसी प्रतिभूति जारी करेगी तो उसको जो खरीदेगा, राइट, सरकार की प्रतिभूति खरीदे या फिर उसको बेचे, या मैंने आपको बताया ही था, जैसे कोई भी चीज़ सरकार, जैसे ट्रेजरी बिल होता है, जैसे उसे परचेज कर लेती है, तो उसे मार्केट में बेच सकती है, किसी भी व्यापार कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति ने अगर खरीदा है, सरकार का ट्रेजरी बिल खरीदा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कर सकता है। तो उसमें जो व्यापार करने पर जो लेन देन होता है प्रतिभूति का, तो उसी पर क्या होता है, सरकार सिक्योरिटी देती है, प्रतिभूति तो देती है, प्रतिभूति का मतलब सिक्योरिटी ही होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो उस पर क्या है, लेन देन होता है, जब लेन देन करेगा तो उस पर टैक्स लग जाता है, वही कहलाता है सिक्योरिटी लेन देन टैक्स। ये सरकार का होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर। इसके बाद अग्रिम कर भी होता है। तो अग्रिम कर देखा जाए तो वेतनभोगी जो होते हैं या व्यवसाय जो होते हैं, व्यवसायी कर जो होते हैं, उन पर लगता है। खैर इस पे तो अग्रिम कर तो आप समझते ही हो, तो आने वाले पर जो लगता है कर उसे बोलते हैं अग्रिम कर। लाभांश वितरण कर भी होता है, ठीक है, अग्रिम कर, इनको लिख लो अगर फिर समझ में नहीं आया। अग्रिम कर है, लाभांश वितरण कर है। अब इनको समझना नहीं है क्या क्या होता है, इनको डिटेल से इतना नहीं समझना है, लाभांश वितरण कर क्या होता है क्या नहीं। अग्रिम कर, लाभांश वितरण कर, टीडीएस भी होता है जो कटौतियों पे लगता है, टीडीएस, या इसको हम टीसीएस भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आ जाता है। उसके बाद संपत्ति कर, के बाद क्या आता है, संपत्ति कर, ठीक है। तो ये भी आप इसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। चलो, तो ये सभी क्या हैं, एक प्रकार के प्रत्यक्ष ही कर होते हैं। एक प्रकार के क्या हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, लेकिन ये सब इनको शामिल नहीं करते हैं, हम मुख्य दो मान लेते हैं, निगम कर और आयकर। अगर एग्जाम्पल में अगर और भी, ठीक है, अगर PYQ में तो पूछ दिए जाएं तो इनको आप याद कर लेना, ये भी शामिल होते हैं। तो प्रत्यक्ष कर समझ में आ गए। अब अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर की अगर बात करें, तो अप्रत्यक्ष कर एक ऐसे कर होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं और अंतिम रूप से उपभोक्ताओं पर। अप्रत्यक्ष कर जो होता है वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर बोले जाते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो सेवाएं, सेवाओं पर भी लगता है, वस्तुओं पर भी लगता है, तो वही कहलाता है अप्रत्यक्ष कर, राइट, समझ में आ गया। तो क्या होता है अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर में मैंने आपको बताया जैसे
वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला। देखो इसी में हम जीएसटी भी समझा देंगे थोड़ा करके, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जीएसटी से जहाँ पर क्वेश्चन पुट हो सकता है उससे संबंधित बेसिस हम थोड़ा नॉलेज दे देंगे। तो अप्रत्यक्ष कर में आप जानते हो क्या क्या आता है, तो मैंने आपको बताया था मनोरंजन कर है, इसी में क्या है, मनोरंजन कर आ जाएगा, और उत्पादन शुल्क भी आ जाएगा, ठीक है, सर्विस सेवा कर भी आ जाता है इसी के अंतर्गत। उत्पादन शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क आता है, सीमा शुल्क है, या इसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो ये सभी कर क्या आए हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं। ये किस पे लगते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पर। देखो उत्पादन शुल्क है, वस्तुएं बनी उस पर लगता है, सेवा कर सेवाओं पर लगता है, सीमा शुल्क भी है एक प्रकार की सेवाएं, ठीक है, तो मनोरंजन भी एक प्रकार की सेवा ही होती है, इसी के अंतर्गत ये लगते हैं अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर समझ में आ गया आपको। तो मनोरंजन कर, उत्पादन शुल्क तो आप जानते ही हो कि उत्पादन शुल्क जो सरकार लगाती है, जैसे कस्टम ड्यूटी, सॉरी एक्साइज ड्यूटी होती है, उत्पादन शुल्क होता है, जो उत्पादन बनता है जहाँ पर जो वस्तुएं बनती हैं उन्हीं पे ही सरकार लगाती है, तो फिर वहाँ पे टैक्स लग जाता है, फिर वो मार्केट में आती है, ओके, तो बोलते हैं उत्पादन शुल्क। फिर सेवा कर जो होता है, जो सर्विस देते हैं उन पर लगता है कर, भी अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर है, सीमा शुल्क है, ये भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो ये सभी क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। इसके बाद आप जानते हो जीएसटी भी एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी ये लगता है गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। तो इसके अंतर्गत आप जानते हो कई सारे कर को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत उत्पादन शुल्क है, इसको समाहित कर लिया गया है, सेवा कर है, इसको भी शामिल कर लिया गया है। तो ये जो कर हैं इसमें शामिल हो गए हैं जीएसटी में। और भी हैं, जैसे लग्जरी टैक्स भी है, जैसे मैंने आपको बताया था राज्य जो वसूलती थी लगा, और राज्य राज्य वसूलती थी, राज्य उसको क्या करती थी, ले लेती थी, तो लग्जरी शुल्क भी है, तो इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। लग्जरी शुल्क है, इसी में आ जाता है जीएसटी में। और वैट है, वैट भी है, वैट भी इसी के अंतर्गत आता है जीएसटी में। वैल्यू एडेड टैक्स है, ये एक्चुअली में पहले लगता था, इसके पहले भी एक टर्नओवर टैक्स हुआ करता था। इनको नहीं समझना है क्योंकि ये अब रहे नहीं, भारत में ख़त्म हो गए हैं, इनको ख़त्म कर दिया गया, इनकी जगह क्या आ गया है, जीएसटी आ गया है। तो अब वैट क्या होता है इसको कौन समझे। वैसे तो हम अगर चाहें तो अभी समझा सकते हैं। ये टर्नओवर टैक्स था, ये वस्तुओं का जो रूपांतरित होता था उस आधार पे लगता था, जबकि वैट जो था वस्तु का हस्तांतरण के आधार पे लगता था। ये सबसे महंगा होता था, इसकी तुलना में ये थोड़ा कम है, अब उसकी तुलना में जीएसटी और भी कम है, राइट। टर्नओवर टैक्स आप जानते हो रूपांतरित, जहाँ वस्तु को मतलब कोई वस्तु चीज़ है, अगर किसी का पुतला यहाँ पे बना है तो यहाँ पे टैक्स लगेगा, अब उसका रूपांतरण और जगह दूसरी जगह है तो यहाँ भी टैक्स लग जाएगा, फिर इसका रूपांतरण यहाँ हुआ तो वहाँ टैक्स लग जाएगा। तो ये वस्तु ना जब मार्केट में जाती थी ये बहुत महंगी हो जाती थी, क्योंकि उसका रूपांतरण जहाँ जहाँ हो रहा है, चेंजमेंट हो जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ वहाँ इस पर टैक्स लगता है। जबकि बैट है वही वस्तु जो है रूपांतरित तो पूरी हो गई, बन गई है, तो एक जगह जहाँ पे ये बनी ठीक वहाँ पर उसको लगाया गया, अब जहाँ पे ये सेल होकर दूसरी जगह जाती है तो वहाँ पर बिक्री होगी तो वहाँ पर ये लग जाता है। तो ये वस्तु के आधार का हस्तांतरण, यानी वस्तु का जहाँ जहाँ हस्तांतरण हो रहा है उस आधार पर ये बैट टैक्स लगता था। जबकि टर्न ओवर जो टैक्स था ये वस्तु के रूपांतरित के आधार पर लगता था, तो ये बहुत महंगा हो जाता था, ठीक है। तो इनको ख़त्म कर दिया है, इनकी जगह जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी के अंतर्गत ही ये वैट है, ये टीओटी, ये सब शामिल हो गए हैं। लग्जरी शुल्क भी आ गया है, सेवा कर भी शामिल कर लिया है, उत्पादन शुल्क भी इसी में शामिल हो गया है। चलो, तो अब हम फाइनली जीएसटी को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जीएसटी एक प्रकार का, अगर आप देखोगे इनको समझ में आ गया ना, मनोरंजन कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, तो इनके अंतर्गत जो उत्पादन शुल्क है, सेवा कर है या लग्जरी शुल्क है, बैट है, ये अप्रत्यक्ष कर थे, राइट, ये अप्रत्यक्ष कर थे, इनको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। किस में शामिल कर लिया गया है, जीएसटी में। चलो,
तो जीएसटी को अगर आप देखोगे तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो वन नेशन वन टैक्स है। कैसा है ये? वन नेशन वन टैक्स है, यानी कि इतने सारे टैक्सों का एक अलग से ही अप्रत्यक्ष कर या गुड सर्विस टैक्स निर्धारित किया गया है। और ये लागू तो अगर आप देखोगे वैसे तो 101वां संविधान संशोधन 2016 तहत जीएसटी को लाया गया था, राइट। और इसे 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया था, ठीक है। तो मोदी सरकार के समय में ये आया था। तो जीएसटी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया है, उत्पादन शुल्क भी इसी के आ जाता है, सेवा कर भी इसी में आ जाता है, लग्जरी शुल्क भी आ जाता है, वैट भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, राइट। तो ये जीएसटी जो है ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना, बेसिकली अगर देखोगे तो इसकी तीन आधार पर होता है। एक आपने सुना हो सीजीएसटी, राइट, उसके बाद एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स है, स्टेट गुड सर्विस टैक्स है, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स है, राइट। तो ये तीन है। यहाँ पर सेंट्रल होता है, तो सेंट्रल का मतलब है कि इसके अंतर्गत जो टैक्स आता है इसमें आप जानते हो उत्पादन शुल्क क्या आता है। उत्पादन शुल्क, उत्पादन शुल्क देखो केंद्र सरकार लगाती है, मैंने आपको बताया था एक्साइज ड्यूटी। जबकि आप जानते हो लग्जरी जो वस्तुएं उत्पादन शुल्क से द्वारा बनाई गई लग्जरी वस्तुएं होती हैं उस पर राज्य सरकार लगाती है। दोनों में अंतर है। उत्पादन शुल्क जो होता है केंद्र लगाती है, जबकि उत्पादन शुल्क से जो बनी लग्जरी वस्तु है उस पर राज्य लगाती है, ठीक है। तो सीजीएसटी आप जानते हो उत्पादन शुल्क है, तो आप जानते हो ये एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष ही कर है। उत्पादन शुल्क अप्रत्यक्ष ही कर है। देखो मैंने बताया था आप उत्पादन शुल्क शामिल किया गया है, अप्रत्यक्ष ही कर है। लेकिन आप जानते हो ये सीजीएसटी है, ये एक प्रकार का देखा जाए ना, मैंने आपको बताया ना जीएसटी जो है ये केंद्र राज्य का दोनों का एक सामूहिक मंच, एक प्रकार का मंच स्थापित करने वाला टैक्स मान लेते हैं। तो ये केंद्र और राज्य दोनों के मध्यस्थ का काम करता है, राइट। तो इसमें जो जीएसटी है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर जरूर है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार भी इसको क्या करती है, लगाती है, वसूलती है, और राज्य सरकार भी लगाती है, वसूलती है, ओके। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। जैसे सीजीएसटी, तो सीजीएसटी में आप जानते हो क्या है, उत्पादन शुल्क आ जाता है। तो उत्पादन शुल्क सीजीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं, राइट। इसके अंतर्गत सेवा कर भी आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये देखो सेवा कर है, उत्पादन शुल्क है और सेवा कर है। ये दो कर जो है ये सीजीएसटी के अंतर्गत शामिल होते हैं। जबकि एसजीएसटी जो है यानी कि जो स्टेट गुड सर्विस टैक्स है इसके अंतर्गत वैट आपने नाम सुना है, वैल्यू एडेड टैक्स है, ये भी शामिल होता है। प्लस लग्जरी जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, तो थोड़ा साफ कर दें। ये तो समझ में आ गया ना। जैसे बैट है तो इसमें लग्जरी जो वस्तुएं हैं वो शामिल करते हैं, लग्जरी वस्तुओं को, राइट। आईजीएसटी जो है ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है के अंतर्गत दोनों में शामिल होता है। और ये देखा जाए ना तो स्वयं का टैक्स नहीं है, ये कोई टैक्स नहीं है। आईजीएसटी कोई भी स्वयं का टैक्स ये नहीं है, राइट। ये दिमाग में आप बैठा लो। ये केंद्र और राज्य दोनों मिलकर है, केंद्र और राज्य दोनों का सामूहिक काम है, ठीक है, टैक्स है। लेकिन ये किसी स्वयं का अपना कोई टैक्स नहीं होता है, ये केंद्र राज्यों का एक इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मध्यस्थता में ये लागू होता है, राइट। चलो तो इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, वैसे तो इनका जो आधार आपने को पता ही होना चाहिए, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, ये होता है। यही चार के बेसिस पे लगता है। 5% वस्तुओं पर, छोटी छोटी वस्तुएं हैं, 12 पे लगता है, ये 28 शराब पे लगता है, राइट। तो ये अलग अलग कंडीशन पे लगाया जाता है, 5%, 12%, 18%, 28। अब मान लो कुछ ऐसी वस्तु है जो सरकार इस पर टैक्स 12% लगा रही है, तो वो अगर मार्केट में बिक्री उसकी नहीं हो पा रही है, महंगी हो रही है, ज़्यादा टैक्स लगेगा तो इसलिए वो महंगी हो जाएगी, फिर वो सरकार उसको 5% भी कर सकती है।
लेकिन 5% से कम नहीं होती है, याद रखना। 5, 12, 18, 28, ठीक है, यही चार हैं। चलो, अब जीएसटी परिषद को भी अगर यहाँ समझना है तो थोड़ा समझ लो। वैसे समझना तो नहीं था, अब थोड़ा समझ लेते हैं, अगर थोड़ा लेक्चर ही लंबा हो जाएगा। लेकिन जीएसटी परिषद को समझ लो। देखो, जीएसटी परिषद है ये एक्चुअली में देखा जाए तो 122वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत जीएसटी परिषद की व्यवस्था की गई थी 2016 में, ठीक है। तो जीएसटी परिषद 2016 में आया था, 2016 में 122वां संशोधन, ठीक है। तो ये क्या है, जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी परिषद एक्चुअली में देखा जाए तो ये केंद्र व राज्य का एक क्या है, सामूहिक मंच है। केंद्र व राज्य का एक सामूहिक मंच होता है, ओके। यानी कि यहाँ पर अगर किसी प्रकार की जीएसटी में परिवर्तन करना है, जीएसटी में परिवर्तन करना है, तो वहाँ पे केंद्र भी कर सकती है, केंद्र भी कर सकती है, प्लस राज्य भी कर सकती है, दोनों को एक समान अनुमति होती है इसमें। तो क्योंकि परिषद जो है ना, जीएसटी परिषद जो है एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये राष्ट्रपति द्वारा एक संशोधन विधेयक लाया गया था, यानी कि अध्यादेश के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति ने इसको सहमति दी थी, राष्ट्रपति की सहमति पर ही किया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो 15 राज्य थे, 15 राज्य से अधिक थे, इसकी अनुमति दी थी। 15 राज्यों से अधिक राज्य थे, उन्होंने जीएसटी परिषद को लेकर सहमति दी थी। और आप जानते हो इसके सदस्यों की अगर हम बात करें, के सदस्य की बात करें तो इसमें सदस्य जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, केंद्र वित्त मंत्री होते हैं, केंद्र वित्त मंत्री होते हैं। साथ ही साथ अन्य मंत्रियों की बात करें तो अन्य मंत्री होते हैं, जैसे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, यानी कि वित्त मंत्री देखे जाएं तो केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष तक होते हैं। साथ ही साथ केंद्र राज्य के अन्य भी और जो वित्त मंत्री होते हैं वो भी शामिल किया जाता है। और भी होते हैं और भी होते हैं, प्रत्येक राज्य का अपना एक वित्त जो कराधान प्रभारी होता है वो भी शामिल होते हैं। यानी कि प्रत्येक जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का अपना एक वित्त से संबंधित एक कराधान प्रभारी होता है, वो उसको भी हम इस जीएसटी परिषद में शामिल करते हैं। क्योंकि जीएसटी परिषद केवल केंद्र की नहीं है, केंद्र राज्य दोनों का एक सामूहिक मंच होता है, तो उसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी मंत्री देखने को मिलते हैं, वित्त मंत्री, राइट। तो इसलिए ये परिषद जो है काफ़ी बड़ी परिषद होती है, जीएसटी परिषद। यही जीएसटी परिषद है, इसका काम क्या होता है कि जितने भी टैक्सेशन है जो 5, 12, 18, 28% है, इसको परिवर्तन करना है या किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उससे संबंधित ये बड़े बड़े निर्णय ले सकती है, ओके। तो जीएसटी परिषद का ये काम होता है। और ऐसा नहीं है जीएसटी परिषद हमेशा चलती रहे, ऐसा नहीं होता है। जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तब ये एक सामूहिक रूप से एकत्रित होती है, संगठित की जाती है, तब परिषद काउंसिल बनाई जाती है, तब उस पर काम होता है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चल रही है, कोई आयोग नहीं है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल होती है, परिषद होती है, तो वो समय समय पे ये रेगुलेट की जाती है। लेकिन आप दिमाग में ये क्लियर कट कर लो, जीएसटी परिषद है, इसकी जो सिफारिश होती हैं ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। इसकी सिफारिश जो है वो बाध्यकारी नहीं होती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस चीज़ पर अपना डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया था कि जीएसटी परिषद की जो सिफारिशें रहेंगी, राइट, सरकार को या राज्य सरकारों को, वो बाध्यकारी नहीं है, ओके। वो बाध्यकारी नहीं, एक सलाहकारी हैं लेकिन बाध्यकारी नहीं होते हैं, इतना दिमाग में क्लियर कर लो। और भी अगर इसमें समझना हो, ये 2022 में ये बात कही थी। और भी अगर जैसे समझना हो तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 246A, राइट, 246A के तहत संसद जो है और राज्य विधानमंडल है, दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। जीएसटी से संबंधित राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है, दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये व्यवस्था जो की गई है 246E, राइट, 246A के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। चलो, वैसे और जीएसटी परिषद की जो व्यवस्था है वो 279A1 के अंतर्गत की गई है। 279A1 सब क्लाउज 1 के तहत जीएसटी परिषद की व्यवस्था की गई है संविधान में।
चलो, तो इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं था, जीएसटी परिषद क्या है या जीएसटी क्या है, नॉर्मली था, इसको समझ में आ ही गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो तत्व थे जहाँ से यूपीएससी एक्सपोर्ट कर सकता है, जैसे इसकी सिफारिश बाध्यकारी हैं कि नहीं है, तो नहीं है। क्या इस पे केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, राइट। जीएसटी परिषद में केंद्र राज्य के मंत्री शामिल होते हैं, तो बिल्कुल शामिल होते हैं। कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही जीएसटी परिषद बनी, तो बिल्कुल बनी थी। तो संशोधन विधेयक जो अध्यादेश के माध्यम से आया था वो बिल्कुल आया था, राइट। और केंद्र राज्य दोनों एक सामूहिक मंच है, तो बिल्कुल मंच है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। क्या इसकी कंटिन्यू परिषद बैठती है, तो ऐसा नहीं है, ये समय समय पर जब डिसाइड करती है तो उस आधार पर इसको बुला लिया जाता है। और इसके अध्यक्ष तो पता ही है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और कुछ इसमें खास ज़्यादा है ही नहीं। उम्मीद करते हैं आपको टैक्सेशन की व्यवस्था समझ में आई है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर सब समझ में आ गए हैं।